वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के सामने 13 अक्टूबर 2025 प्रस्तावित डेट है। तो फ्रेंड्स, उसका प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 4 लेके आऊँ, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में 120 क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। देन आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आज का मोटिवेशनल जो आप लोगों के लिए काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। तो कहते हैं, ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता, ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता और ना ही देर करता, बस सही वक्त पर कमाल करता है। तो फ्रेंड, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सिलेबस देखे होंगे। आप लोग को 120 क्वेश्चन को मैं करवाता हूं। देन आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल 50 आप लोग को जीके जीएस बताऊंगा। देन 35 आप लोग को रीजनिंग बताऊंगा। देन आप लोग को 35 मैथ्स बताऊंगा। ये आप लोग का सेम सिलेबस होने वाला है सीबीटी 2 के लिए। तो सबसे पहले देख लीजिए सेट नंबर 4 क्या है। ये आप लोग का प्लेटफॉर्म बुक का है। इससे पहले आप लोग को मैं और भी क्वेश्चन को डिटेल से बता दिया था। सबसे पहले देख लीजिए पूरे के पूरे सेट। क्लियर है? इसमें आप लोग 120 क्वेश्चन को देख सकते हैं और करंट अफेयर का भी जो क्वेश्चन है आप लोग का सितंबर तक अपलोड है। सारे क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंस है, सारे क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए देखिए, ये टोटल 120 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, और सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट मैं करूंगा, जीके जीएस से स्टार्ट करूँगा। देखता हूँ जीके जीएस क्वेश्चन कहाँ रहा, और सारे से मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊँगा। जो आप लोग पढ़े होंगे सारे को मैं रिकॉल करवा दूंगा। आप लोग के पास भी समय कम है, हमारे पास भी समय कम है, कम समय में ज़्यादा ज्ञान देने का प्रयास करें। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रिप्स चक्र या सिट्रिक एसिड चक्र की अभिक्रियाएं कोशिका के किस हिस्से में होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रिप्स चक्र होते हैं। किसमें होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? क्रिप्स चक्र होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। साथ साथ इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र कहते हैं। क्लियर है? ये जो पार्ट्स होता है आप लोग का एनर्जी पार्ट्स, जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। क्लियर है? आप लोग याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। मानव तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, जो हृदय गति को बढ़ाता? सबसे पहले हृदय गति को बढ़ाता और साथ साथ क्या लिख रहा, पुतलियों को चौड़ा करता। चलिए इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा, देखिए, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होगा। क्या होगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? याद रखिए, मानव तंत्रिका तंत्र का अनुकंपित तंत्रिका तंत्र लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है? चलिए साथ साथ याद रखें, ये इसके लिए एक हार्मोन्स होता है जो कि एड्रिनल हार्मोन से स्रावित होती है। क्वेश्चन आ सकता है लड़ो या भागो, लड़ो या भागो जो आता है किस हार्मोन से आता है? तो ये भी याद रखें, एड्रिनल, ये एड्रिनल ग्लैंड से आता है। क्लियर है? ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इसके बाद में आप लोग को और भी क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। पौधों में शीर्ष प्रभाविता, जिसमें मुख्य तना पार्श्व कलिकाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है, को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन का? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, पौधे में कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे पादप हार्मोन जिसे कहते हैं, जिब्रेलिन होते हैं, ऑक्सिन होते हैं, साइटोकाइलिन होते हैं, एब्सिसिक अम्ल होते हैं, ये सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा कौन सा ऐसा शीर्ष प्रभाविता होते हैं जिसमें मुख्य तना शीर्ष पार्श्व कलिया की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है और उसको कंट्रोल करता है? तो फ्रेंड इसे बोलते हैं ऑक्सिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिन्स, ऑक्सिन हार्मोन करता है। याद रखिए, पौधों में शीर्ष प्रभाविता को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन होता है ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से तने के शीर्ष में, जिसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम पर उत्पन्न होते हैं और नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। ये भी आप लोग को मैं बताया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है ये, भारत सरकार द्वारा रॉ का नया प्रमुख किसे चुना गया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। तो याद रखिए फ्रेंड, भारत सरकार द्वारा रॉ का नया प्रमुख जो चुना गया, पराग जैन को चुना गया। किसको चुना गया? पराग जैन को। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, पराग जैन को। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पराग जैन का जो कार्यकाल जो प्रारंभ होने वाला हुआ 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ हुआ था, जो कि 2 वर्षों तक रहेगा। यानी कि भाई इसका जो टोटल टेन्यूर रहेगा 2027 तक रहेगा। क्लियर है? इस चीज़ तक आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले 28 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पराग जैन को रॉ का प्रमुख बनाने का फैसला लिया था। क्लियर है?
उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के योजना के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में जाना था। यानी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर जो चला था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दे ऑपरेशन सिंदूर का कब चला था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन सिंदूर जो चला था वह 7 मई को चला था। कब चला था? 7 या 8 मई लिख सकते हैं, 7-8 मई 2025 को चला था। तो इसमें मेन जो मास्टरमाइंड था, मेन मास्टरमाइंड कौन थे? तो पराग जैन है। ये भी आप लोग याद रखें, इसका मेन मास्टरमाइंड कौन थे? पराग जैन है। इसलिए इसे क्या बनाया गया? तो रॉ का अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है? चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातें करना चाहता है रॉ का, तो फ्रेंड रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ये भारत की एक खुफिया एजेंसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। 1 सितंबर 2025 को, देखिए करंट अफेयर कहाँ तक आप पूछ रहे हैं आप लोग का। देखिए सितंबर आ गया ना, ये 1 सितंबर 2025 को भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी जिसे बोलते हैं कंट्रोलर, जिसे बोलते हैं भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत के नए CGA जिसे बोलते हैं कंट्रोलर गारंटी कुछ बोलते हैं, इसका नाम भूल गए हम फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसे जो चुना गया TCA कल्याणी को चुना गया, TCA कल्याणी को। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे और ये होंगे 29वें नंबर का अधिकारी बनने वाला। क्लियर है? इससे पहले आप लोग देखो एक होता है CGA और एक होता है कैग होता है। तो CAG जो होता है कैग इसे बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय जिसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में किया गया। अब भारत का वर्तमान अभी कैग के जो अध्यक्ष है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, वैसे मैं आप लोग को लिख देता हूँ संजय मूर्ति। कौन है ये? संजय मूर्ति। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसकी नियुक्ति हुआ था अगस्त 2025 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था लखनऊ कढ़ाई चिकनकारी पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित या प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के प्रथम इसके संस्थापक कौन थे? देखिए मैं थोड़ा गलत पढ़ दिया हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। भारत रत्न पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता तथा स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन है? फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को यहाँ से ये क्वेश्चन जानना पड़ेगा स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। देन आप लोग पढ़े होंगे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे और ये प्रथम भारत रत्न के पुरस्कार प्राप्त करता भी था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले याद रखिए फ्रेंड, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं बता देना चाहता हूँ। पहली बार भारत रत्न की शुरुआत जो हुआ था 2 जनवरी को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 2 जनवरी 1954 को हुआ था। क्लियर है? और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू की थी और फर्स्ट टाइम कुल 3 लोगों को मिला था, जिसमें सबसे पहले जो मिला था आप लोग को मैं सामने बता दिया हूँ। सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित थे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, देन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, लास्ट में CB रमन, ये 3 लोगों को मिला था। तो सबसे पहले किससे मिला था? तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को मिला था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। और फ्रेंड्स याद रखें 1955 में, इसके अगले साल 1955 में पहली बार मरणोपरांत की सम्मान देने की प्रावधान भी जोड़ा गया था। क्लियर है? और पहली बार मरणोपरांत किससे मिला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, किसे मिला था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला मरणोपरांत अवार्ड किसे मिला था? देन आप लोग करंट अफेयर के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ। 2019 में सबसे पहले याद रखें 2019 में कुल 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, देन भूपेन हजारिका जो कि असम के संगीतकार कहलाते थे, और लास्ट आप लोग का नानाजी देशमुख। ये तीनों को 2019 में मिला। और लेटेस्टली आप लोग पढ़े होंगे 2024 में, तो 2024 में कुल 5 लोगों को मिला, जो तब तक की सबसे ज़्यादा लोगों को मिला एक बार में। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, देन भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण अडवाणी, देन कृषि आंदोलन यानी कि भारत में कृषि आंदोलन के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन, देन भारत के किसान का नेता यानी कि किसान नेता किसे कहते हैं आप लोग यहाँ तो चौधरी चरण सिंह, और लास्टली आप लोग को जो मिला है इसमें PV नरसिम्हा राव। ये 5 लोगों को मिला है। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत में चाय और कॉफ़ी की जो फसल आती है ना वह वृक्षारोपण किस में आती है? तो वह वृक्षारोपण फसल में आती है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं नकदी फसल में। तो नकदी फसल में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे जूट, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, इसको बोलते हैं नकदी फसल। वही बागवानी फसल में क्या आता है? आम हो गया, केला, नींबू, इलायची वगैरह को लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था। अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था भारत का राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। तो 1911 लिखेंगे जो कि कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किया था ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसने किया था, पंडित विशन नारायण धर। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखें, पंडित विशन नारायण धर, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर ले, नारायण धर ने किया था। क्लियर है, इस चीज को भी आप लोग को मैं बताया था। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं यहाँ से एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए 1916 का लखनऊ, तो फ्रेंड 1916 का लखनऊ अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये जो अधिवेशन हुआ इसमें नरम दल और गरम दल साथ में हुए थे और साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ में मिल गए थे। देन 1907 का सूरत अधिवेशन, यहाँ पे नरम दल और गरम दल अलग हो गए। तो इसका अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी घोष, याद रखिए घोष ने किया था ना कि बोस ने, ये इंपॉर्टेंट है। और 1917 का कोलकाता अधिवेशन जो किया था पहली बार कोई महिला जो कि एनी बेसेंट ने किया था, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए। और 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरम मजूमदार, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो सारी चीज़ों को मैं आप लोग को बता दिया हूँ। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन थे, तो अरविंद अडिंग थे। कौन थे, अरविंद अडिंग थे। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा देखते हैं ये। और फ्रेंड्स एक चीज़ और क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को मिला था। गीतांजलि श्री को, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता दिया, गीतांजलि श्री को मिला था। क्लियर है, वही 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला था वह बानू मुश्ताक को मिला। किससे मिला था, ये बानू मुश्ताक को। ये सारे क्वेश्चन आप लोग का एनटीपीसी में पूछा गया इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ केवल आप लोग के बीच में। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया तथा दिल्ली में लूटपाट की थी। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। आगे करंट क्वेश्चन आगे करंट का देखिए थी कंप्यूटर बेस्ड। एमएस वर्ड में दो शब्दों के बीच एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस, देखिए नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है। देखिए एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस डालने के लिए जो एक निश्चित करता है कि वे शब्द लाइन के अंत में अलग ना हो, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इसके लिए हम लोग जो इस कुंजी का प्रयोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस का यूज करते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एमएस वर्ड में देखिए एमएस एक्सेल में गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स में खोलने के लिए जिसका उपयोग विशिष्ट रूप से प्रकार के सेल जैसे कि सूत्र या रिक्त सेल का चयन करने के लिए होता है, कौन सी फंक्शन कुंजी है। तो फ्रेंड याद रखिए गो टू स्पेशल बोल रहा है, गो टू स्पेशल। तो गो टू स्पेशल के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, F5 का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन के सामने ये देखिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब किसी मॉडल को बिना लेवल वाले डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह स्वयं में पैटर्न या संरचनाओं की खोज कर सके, तो इस प्रकार के लर्निंग को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स अभी आप लोग जानते हो एआई का ज़माना चल रहा है, आप लोग सारे क्वेश्चन को भी एआई के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं, यानी कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने क्या लिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो लिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाला पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा। तो याद रखें तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी स्मृति मंधाना। कौन बनी, स्मृति मंधाना। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का प्रथम जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमैनॉइड रोबोट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमैनॉइड रोबोट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए इटली के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, इटली के द्वारा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का। ठीक है, और रोबोट का नाम भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या नाम है। तो देखिए रोबोट का नाम आप लोग का सामने लिख रहा आयरन क्यूब MK है। देखिए मैं लिख देता हूँ आयरन क्यूब MK3 लिख रहा है, MK3 है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद होगा सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से आप लोगों को 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग को स्थापना के रिगार्डिंग
सबसे पहले याद कीजिए 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आठवीं सभा का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है। देन 1839 में, देखिए मैं लिख देता हूँ, 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्लियर है। देन आप लोग को जानना पड़े 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था, जो कि सर सैयद अहमद के द्वारा किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। और ज्योतिबा फुले के द्वारा जो किताब जारी किया था उसका नाम क्या था? गुलामगिरी। ये सब सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? देखिए जल क्रांति अभियान ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान जो चालू किया गया था 2015-16 के सत्र में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की शेयर पूंजी से हुआ था। याद रखिएगा कितना करोड़ था? 5 करोड़ की शेयर पूंजी से हुआ था। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आरबीआई का जो स्थापना हुआ था हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये भी आप लोग याद कर लीजिए 1 जनवरी 1949 को है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उस समय इसका आरबीआई का जो गवर्नर थे वह सीडी देशमुख थे। क्वेश्चन आ सकता है उस समय कौन थे? आरबीआई का गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। क्लियर है। और फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं वर्तमान का, तो अभी वर्तमान में आरबीआई का 26वां जो गवर्नर बने हैं ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कौन है ये? तो संजय मल्होत्रा बने। ये भी आप लोग को आई थिंक पता होगा, संजय मल्होत्रा। देखिए मैं लिख दिया संजय मल्होत्रा। क्लियर है। इससे पहले 25वें नंबर का कौन थे? तो आप लोग को पता होगा, आप लोग के प्यारे चहेते शक्तिकांत दास थे। कौन थे ये? शक्तिकांत दास थे। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पे किया गया था। सबसे पहले आप लोग को बताना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप लोग देखिए नीति आयोग का क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन नीति का फुल फॉर्म आ सकता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो आप लोग ये जाने नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। देखिए मैं बोल रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसका जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था, याद रखिएगा। और किसके जहाँ पे हुआ था? भारतीय योजना आयोग के जहाँ पे हुआ था। और योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिए 13 अगस्त 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना आयोग को समाप्त करने का प्रस्ताव मंजूरी दिया था। यानी क्वेश्चन आता है योजना आयोग को समाप्ति कब हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट डेट है 13 अगस्त 2015 को। 13 अगस्त 2015 को ये समाप्ति का योजना मिल गया था। क्लियर है। और योजना आयोग के जगह पे कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। क्लियर है। और इसकी घोषणा कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से कर दिए थे। क्लियर है। ये सब सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं नीति आयोग का, तो फ्रेंड नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है। देन अभी जो इसका उपाध्यक्ष है तो कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सुमन बेरी है शायद। और सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम है। क्लियर है। ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? ये भी क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल जो लिखा गया था वह लिखा गया था किसके द्वारा? मुल्कराज आनंद के द्वारा। तो मुल्कराज आनंद याद रख लीजिए। क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन अगर आप लोग का आता है आर के नारायण, तो आर के नारायण के द्वारा जो लिखा गया था वह द डार्क रूम लिखा गया था। द डार्क रूम लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये तो सब भारत का बच्चा जानता है। तो याद रखें जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। क्लियर है। और ये कब दिए थे? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था ये जो दिए थे 1965 के समय ही दिए थे। तो 1965 के समय भारत पाकिस्तान के युद्ध की समाप्ति के समय ये दिए थे। क्लियर है। और इसका मौत कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 11 जनवरी को हुआ था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता के बाद हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कब क्या है। इंटरनेट पर डाटा पैकेज भेजते समय कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी पैकेट सही क्रम में और बिना किसी त्रुटि के प्राप्त हो, जिसके लिए यह एक कनेक्शन स्थापित करता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। टीसीपी बोलते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है।
किसी ग्रह का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग बोल रहे किसी ग्रह का पलायन वेग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानिए स्केप वेलोसिटी का फार्मूला। देखिए स्केप वेलोसिटी का फार्मूला आप लोग अगर पढ़ोगे तो क्या होता है, √2 GR होता है, √T/GR। अब देखिए यहाँ पे लोग जानना चाहेंगे कौन क्या है। सबसे पहले जी है, तो जी आप लोग का ग्रेविटेशनल होता है, क्लियर है। देन आर होता है आप लोग का रेडियस होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग का प्रक्षेपित की जा रही वस्तु के द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए आप लोग का द्रव्यमान नहीं है, मास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ये आप लोग का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्लियर है। और स्थिरांक जी पे तो हमेशा करेगा, क्लियर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जी का वैल्यू क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग को मैं बताया था, ये होता है 6.67 × 10⁻11 होता है। यूनिट के साथ बात करना चाहते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये सारे पॉइंट्स को याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है ना, वह पास्कल के नियम पर आधारित होती है। किस पे होती है, पास्कल के नियम पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा पढ़ने में इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबान यानी 2025 का मेजबानी किस राज्य ने किया था। याद रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि 2025 में हुआ था, इसकी मेजबानी किस राज्य ने किया था, तो अपना राजस्थान ने किया था। किसने किया था, राजस्थान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। और ये हुआ था नवंबर में हुआ था, जो कि जयपुर में खेला गया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये भी याद रखें 2020 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 2020 में हुआ था। चलिए और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर आता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी आता है। तो फ्रेंड याद रखिए यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा आप लोगों को कहाँ पे आता है, तो राजस्थान में, क्योंकि कोटा वगैरह कहाँ आता है, राजस्थान में। तो यूनिवर्सिटी होगा तो राजस्थान मार दीजिएगा। लेकिन अगर आता है केवल आप लोग को, देखिए मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता है। अगर क्वेश्चन आता है आप लोग का खेलो इंडिया यूथ गेम, देखिए मैं लिख देता हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम, देखिए मैं लिख देता हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ पे हुआ था, तो फ्रेंड्स याद है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था मई महीना में अपना बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये बिहार में। कैसे याद कीजिए, देखिए यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, कोटा जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी रहेगा तो राजस्थान मार दीजिएगा। यूथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो बिहार में है। इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए, क्लियर है। और इसमें टॉप जो रहा था यूथ वाले में महाराष्ट्र रहा था। चलिए द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया बुक है इसलिए बार जान लीजिए। तो देखिए द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किसकी आत्मकथा, आप लोग देखे होंगे भारत के गब्बर कहे जाने वाला शिखर धवन का ये पुस्तक है ये। तो अगेन आई रिपीट द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, तो ये इसका स्टेटमेंट है। काफ़ी फेमस खिलाड़ी है शिखर धवन। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ था 2025 में, उनका क्या बोलते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर जो थे वह शिखर धवन ही थे, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बात ही करना चाहते हैं हम लोग सचिन तेंदुलकर का। तो सचिन तेंदुलकर का क्या था, प्लेइंग इट माई वे होता है। VVS लक्ष्मण का होता है 281 एंड बियॉन्ड होता है। सौरव गांगुली का होता है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ होता है। युवराज सिंह का होता है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ होता है। सुनील गावस्कर का सनी डेटेज होता है, क्लियर है। बात ही करना चाहते हैं गौतम गंभीर का। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का भी कोच कौन है, तो गौतम गंभीर है, क्लियर है। और आप लोग के करंट अफेयर आज के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने वह मिथुन मनहास बनेंगे। कौन बने, मिथुन मनहास बने, जो कि जिसके पास आज तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं है। मनहास बन गए। ये पहले क्रिकेट खेलते थे दिल्ली डेयरडेविल्स से खेलते थे, ठीक है, गौतम गंभीर की कप्तानी में। मैं खुद इसका खेला देखा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम दर्ज की गई है। देखिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के बारे में बोला न्यूनतम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स याद रखें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो देखा गया था वो अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का था ये, अरुणाचल प्रदेश का था। और आप लोग का जानकार आने हो केवल 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, केवल 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, क्लियर है। चलिए और सर्वाधिक, तो फ्रेंड्स सर्वाधिक की बात करना चाहते हैं ना, तो पूरे अगर यूटी और स्टेट को जोड़ लिया ना, तो सबसे सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व देखा गया तो वह दिल्ली में होता है। कहाँ पे होता है ये, दिल्ली में। होपफुली आप लोग देखे हुए दिल्ली में काफ़ी लोग भी रहते हैं। तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ के लोग रहते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर यूटी को छोड़ देते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पाएगा वह बिहार में पाएगा। कहाँ पाएगा, बिहार में। स्टेट में बोलेंगे तो बिहार, जो कि 1106 व्यक्ति वर्ग
किलोमीटर है। ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर टोटल औसत निकाला गया था तो इसका शायद 382 मेरे माइंड में नहीं है, कुछ था शायद 382 ही था, देख लीजिए इसको, तो कन्फ्यूजन में 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिख रही है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? फ्रेंड्स आप लोग वेद के बारे में पढ़ोगे तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध आप लोग का युद्ध कौशल से होता है। किससे होता है ये? युद्ध कौशल से। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य में महत्वपूर्ण है ये? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाते हैं हम लोग कहाँ पे मनाते हैं, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल देखिए आप लोग को हॉर्नबिल फेस्टिवल को हमेशा याद है नागालैंड में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं ये? नागालैंड में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा तो नागालैंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। कौन सा कहाँ पे बातें करना चाहते हैं? मिजोरम में। तो मिजोरम में जो फेस्टिवल मनाते हैं वहाँ पे एक नया है, इसका नाम है मीम कूट है। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मीम कूट मनाते हैं। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं मेघालय का, वैसा कुछ मेरे माइंड में नहीं, कल ही कुछ मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखें खीर भवानी, देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे, आई थिंक आप लोग पढ़ भी रहे होंगे खीर भवानी। तो खीर भवानी हमेशा याद रखें जम्मू कश्मीर में होती है। कहाँ पे होती है? जम्मू कश्मीर में। नुआखाई, तो नुआखाई तो सबसे फेमस होता है, मैं लिखूंगा पूरा नहीं, नुआखाई उड़ीसा में होती है। कहाँ पे होती है? उड़ीसा में। मीमकुट मिजोरम में होता है। मोआत्सु उत्सव नागालैंड में होता है। बाथुकंपा, देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का पेपर में पूछता है, बाथुकंपा। तो बाथुकंपा भी जो होता है वह तेलंगाना में होता है। ओनम तो जानते होंगे केरल में होता है। देन धनु यात्रा उड़ीसा में होता है। ये सारे पॉइंट्स को याद रखेगा। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो भारत में रेगुर मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। क्या ये? काली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को पता होगा, इसके लिए डिस्कस नहीं करूंगा। अब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई थी? जलोढ़ मिट्टी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के लिए प्रवर्तक के लिए रिट जारी करता है? देखिए एक होता उच्चतम न्यायालय, एक होता उच्च न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय को इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर, देखिए सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग वो रिट जारी करते हैं। तो राइट आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? वही अगर हाईकोर्ट की बात करना चाहते हैं तो हाईकोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग रिट जारी करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। क्लियर है? ये सब सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा था। और भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग कुल 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। चलिए 5 होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आप लोग बताइए आर्टिकल 44 लागू होने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन सा? तो उत्तराखंड। कौन सा? ये उत्तराखंड। देन अगर सेकंड आता है तो क्या लिखेगा? गुजरात हो गया। क्या हो गया? गुजरात हो गया। ये सब सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस क्लास में दे रहा हूँ। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न क्या लिखा? स्वप्न स्वास्वदन। तो फ्रेंड इसको किसने लिखा था? तो मैं आप लोग को बताया भी था, इसका जो रचयिता थे भास थे। कौन थे? भास थे। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात ही करना चाहते जयदेव। तो फ्रेंड्स याद रखिए जयदेव द्वारा गीत गोविंद लिखा। क्या लिखा? गीत गोविंद, साथ साथ रति मंजरी। गीत गोविंद तो सब जानते हैं, लेकिन रति मंजरी आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। तो रति मंजरी लिखा गया। कालिदास का तो आप लोग जानते होंगे, सारे बच्चे जानते हैं। तो मृच काटिकम मालविका कुछ बोलता है, इससे संस्कृत वाला होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, शूद्रक के द्वारा लिखा गया था मृच कटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है का उदाहरण है जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक साथ हो रहा? सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं अगर देख रहा हूँ 69 का, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी को अगर देखते हैं ना, तो इसमें आप लोग का दोनों चीज़ हो रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पहला जो है विस्थापन अभिक्रिया, ये आप लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। लेकिन ये जो विस्थापन अभिक्रिया ना, इसमें आप लोग देखिए रेडॉक्स अभिक्रियन हो रहा है। चलिए एक आयनिक बंध और एक साथ संयोजक बंध के बीच मौलिक अंतर क्या है? सबसे पहले फ्रेंड देखिए एक आयनिक बंध, सबसे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं एक आयनिक बंध। जैसे आप लोग आयनिक बंध जो बनता है हमेशा एक मेटल एक नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे देखिए Na+Cl- होता है, तो ये काफ़ी मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। क्लियर है? और वही बात करना चाहते हैं साथ संयोजक बंध, तो ये दो अधातु से मिलकर बने होते हैं। जैसे लिख सकते हैं CCl4 लिख सकते हैं, C2H4 लिख सकते हैं, या C2HCH4 लिख सकते हैं। ये आप लोग का साथ संयोजक बंधन होता है। क्लियर है? तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जबकि इस साथ संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है?
चलिए एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य है, मानव दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित वापस लाना है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन में इधर तो नहीं दिया, देखते हैं क्या लिख रही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, मानव दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित वापस लाना, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत में गगनयान को कब छोड़ेगा। तो आप लोग बताइए 2025 से या 2026, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का संबंध किस राज्य से है? फर्स्ट ऑफ ऑल याद करें, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में यानी इंटरनेशनल सोलर स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय का आगे नाम जान लीजिए, क्या? शुभांशु शुक्ला है, शुभांशु शुक्ला। और इसका संबंध कहाँ पे? तो यूपी के रहने वाले थे ना, यहाँ बिल्कुल यूपी के रहने वाले थे, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अगेन आई रिपीट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का संबंध लखनऊ से, कहाँ से? ये लखनऊ से। लखनऊ कहाँ पड़ता है? तो ऑलरेडी आप लोग को मैं बताऊँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला 14 दिनों में 7 प्रयोग किए। इसमें ज़्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज़ थे। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को मैं बताया था। चलिए इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चाहता हूँ। तो याद रखिएगा, शुभांशु शुक्ला ने 25 जून 2025 को, देखिए मैं लिख देता हूँ, शुभांशु शुक्ला के बारे में बता रहा हूँ। देखिए शुभांशु शुक्ला ने 25 जून, देखिए मैं डेट लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 25 जून 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए थे। तो यानी कि फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए थे। कब? 25 जून 2025 को, यानी 25 जून 2025 को जब भारत में संविधान हत्या दिवस मना रहे थे, तो उसी समय शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 का कैनेडी स्पेस सेंटर में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए थे। क्लियर है? देन 15 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला वापस सकुशल अपने सहयोगियों के साथ वापस आ गए थे। क्वेश्चन आएगा वापस कब आए थे? तो 15 जुलाई, जब हम लोग साइको का पेपर दे रहे थे ALP CBT 2 के लिए, तो ये वापस आ रहे थे। ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, वैश्विक शांति पुरस्कार 2025 में भारत की रैंकिंग क्या? 115 है। कितना ये? 115 है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। ओवरऑल कितना में? देखिए तो ओवरऑल 115वां तो रैंक है, लेकिन किस में? तो 163 देशों के बीच में। क्लियर है? और आप लोग को जानकर हैरानी होगा, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो रैंकिंग है, यानी 1 नंबर पे कौन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। चलिए सबसे ज़्यादा शांत कौन है? तो आइसलैंड है, यानी ऑप्शन नंबर आइसलैंड 1 नंबर पर आते हैं। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स आप लोग को मैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप लोग HDI इंडेक्स में भारत करेंगे कितना 2025 के अकॉर्डिंग? तो 130 है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए और क्या था? भ्रष्टाचार था, एक कुछ और था, 10वां जो जनसंख्या था कुछ जैसे। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? देखिए आप लोगों को बोला चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़े होंगे प्रभावती गुप्त थे। कौन थे ये? प्रभावती गुप्त थे। अगेन आई रिपीट, प्राचीन भारतीय महिला इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त थे। क्लियर है? और प्रभावती गुप्त की विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम को बोलते हैं महाराजा धीराजा। क्लियर है? और चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है, आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चन एकदम टॉप टेबल के हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो देखते हैं, पहला लिख रहा है भाग नंबर 3 मौलिक कर्तव्य। गलत है फ्रेंड, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे भाग नंबर 3 राजनीति, ये भी गलत है। भाग नंबर 3 नागरिकता गलत है। मूल अधिकार बिल्कुल। तो याद रखिए भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया। क्लियर है? और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? 7 था। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान के संशोधन नंबर 1944 में, जो कि
76 यानी हाँ 44वां संविधान संशोधन, सॉरी हाँ गलत है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया था, जो कि आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ दिया था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करना चाहते हैं मौलिक कर्तव्य, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में जोड़ा गया था, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति कमेटी के आधार पर ये लगा गया, जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 51A में डिस्कस किया गया। टोटल कितना 11 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो ये रूस से लिया, आयरलैंड से लिया गया, और इसका भारतीय संविधान में आर्टिकल कितना 56 से लेकर 36 से लेकर 51 के बीच में है। नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से, इसका आर्टिकल 2 से लेकर 11 के बीच में है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, जो कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में है। क्लियर है, ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए, गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी से निकलती है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था गल्फ स्ट्रीम जो है ना वो मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, देखिए यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष, ना कि भारतीय महिला अध्यक्ष बोल रही है। तो आप लोग को मैं अभी जस्ट बताया भी था ऑपरेशन करते हुए। देखिए सबसे पहले एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट जो अध्यक्ष बनी थी 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। क्लियर है, सरोजनी नायडू भी बनी है, लेकिन ये 1925 में बनी थी, ये आप लोग का कानपुर अधिवेशन में। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं हम लोग। नेली सेनगुप्ता, ये नेली सेनगुप्ता भी बनी थी, इसमें मैं कन्फ्यूजन शायद 1933 से 34 में बनी थी, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी आज तक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनी है। क्लियर है, तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिए। अब बताइए पहला कौन होगा, 1917 में एनी बेसेंट, तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। क्लियर है, चलिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े हुए काला पानी का सजा, तो भारत में अंडमान द्वीप को, भारत में जो अंडमान द्वीप है ना उसे क्या बोलते हैं, काला पानी की सजा। आप लोग पढ़े भी होंगे काला पानी की सजा। और फ्रेंड्स याद रखिए काला पानी जेल को सेल्यूलर जेल भी कहते हैं, यानी इसे हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर जेल। आप लोग काफ़ी हिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं इसे, सेल्यूलर जेल। और इसके साथ साथ याद रखिए सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, यानी इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर द्वीप में स्थित है। और अंडमान निकोबार की नया जो राजधानी चेंज किया गया, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम चेंज कर गया, श्री विजयपुरम रखा गया। क्या रखा गया, श्री विजयपुरम। इस सारे पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए, और इसके साथ साथ सेल्यूलर जेल का जो निर्माण का जो कार्य स्टार्ट हुआ था वो 1896 में हुआ था, जो कि 1906 में बनकर ये तैयार हो गया था। इसके साथ साथ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ काला पानी की सजा अब तक भारत में जो लोगों को मिला ये भी आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले बटुकेश्वर दत्त को भी मिला था, इसमें विनायक दामोदर सावरकर को मिला था, सोहन सिंह भाखड़ा को मिला था। ये सब सारी चीज़ों को याद रखेगा। चलिए, काला पानी की सजा आप लोग पढ़े होंगे। देखिए NSE जिसे बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रेंड्स आप लोगों में बताया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ पे ये, मुंबई में है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन आता है कि इसका स्थापना कब हुआ थी, तो याद रखिए NSE का स्थापना जो हुआ था 1992 में हुआ था। और किस समिति के आधार पर हुआ था, तो फिरवानी, देखिए मैं लिखता हूँ, फिरवानी समिति के आधार पर इसका स्थापना हुआ था। क्लियर है, वही बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, तो इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी के काम करने का मूल सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहले याद रखें इसका जो मूल सिद्धांत है डिस्चार्ज होते समय लिथियम आयन का एनोड से कैथोड की ओर गमन करना। क्या होता है, डिस्चार्ज होते समय लिथियम आयनों का एनोड से कैथोड की ओर गमन करना। तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर देंगे। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, फ्रेंड्स याद रखें ड्रिप सिंचाई प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाकर पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन प्रजनन में कृत्रिम गर्भाधान का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यह उत्कृष्ट नव पशुओं का वीर्य का उपयोग करके बड़े पैमाने पर आनुवांशिक सुधार की अनुमति देता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन देखा नहीं था, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन को जो मैं डिस्कस करूंगा ना वो क्वेश्चन बन जाता है। देखिए तो आप लोग को मैं बताता, संविधान दिवस जो पहली बार मनाया गया था 25 जून 2025 को मनाया गया था। तो राइट आंसर होगा 25 जून को। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 25 जून 1975 को आपातकाल के दौरान संवैधानिक उल्लंघन और लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या का स्मरण के लिए बनाते हैं। क्लियर है। जो कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा क्या लगाया था, आपातकालीन लगाया गया था। इस वजह से हम लोग इस दिन को मनाते हैं। क्लियर है। और इसकी घोषणा 2024 में अमित शाह ने किया था। फाइनल दबे 25 जून 2025 से इसे पहली बार मना रहे हैं। क्लियर है। चलिए और कुछ नहीं है वैसा, है ना। चलिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र लगाएगी। तो 84 का राइट आंसर होगा ब्राज़ील। क्या होगा ये, ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। याद रखिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र लगाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट्स होगा तो मैं आप लोग बता दूंगा। इसके बारे में तो वैसा कुछ है नहीं। देखिए इफ़ो है ना, तो फ्रेंड इस याद है इसका भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो मेरे माइंड में भी आया था, मैंने दिलीप संघावी, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वह दिलीप संघानी, ये भी आप लोग शायद याद कर लीजिए, मे भी पॉसिबिलिटी नहीं पूछे। और इसकी स्थापना हुआ था 1967 में। इस सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। मुख्यालय तो नई दिल्ली होगा। चलिए तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान हुआ था। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े होंगे। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ था। देन सेकेंड जो हुआ था 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था। क्लियर है। थर्ड जो हुआ था वह 1790 से लेकर 1700, यहाँ लिख देता हूँ, 1790 से लेकर 1794 के बीच में हुआ था। और सबसे लास्ट जो हुआ था वह 1799 के बीच में हुआ था। 1799 के बीच में हुआ। ये सारे आप लोग तीनों चारों याद कर लीजिए। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहला जो हुआ था उसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे, हैरी बेरेल थे। ये क्वेश्चन नहीं आता। देन सेकेंड जब हुआ था तो उसमें बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग थे। थर्ड में कॉर्नवालिस थे और लास्ट में थे लॉर्ड वेलेस्ली थे। इस टाइप से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा तीसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो देखिए 1790 से 1794 के बीच में हुआ था। तो 90 से 94 नहीं है तो 90 से 92 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाकर शुरू किया था कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से साठगांठ कर रही है तथा अंग्रेजों के मित्र ट्रांसकोर पर आक्रमण के लिए किया था। और इसी समय 1792 में, देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ हिस्ट्री, इसी समय 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ये भी क्वेश्चन आता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था। तो 1792 में हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला। और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा हैदर अली का मौत कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और टीपू सुल्तान का मौत कब हुआ था। तो टीपू सुल्तान का 1799 में हुआ था। देन आप लोग को हैदर अली का बताना है मौत कब हुआ था। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसा ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। सबसे पहले इसे बोलते हैं नेशनल ह्यूमन NHRC बोलते हैं। देखिए इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेस कमीशन बोलते हैं शायद। क्लियर है। तो नेशनल ह्यूमन, देखिए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होता है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश होते हैं। यानी कि भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। क्लियर है। तो ये आप लोग को होता है NHRC का अध्यक्ष होते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकता है। सबसे पहले याद रखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का स्वतंत्र वैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना जो हुआ था 12 अक्टूबर को हुआ था। ये डेट आ सकता है। तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ये एक प्रकार का बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। यानी इसमें एक अध्यक्ष तो होते हैं, देखिए एक अध्यक्ष होते हैं, देन आप लोग का 5 सदस्य होते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है वर्तमान समय इसका अध्यक्ष कौन है। देखिए मैं लिख दिया हूँ तो आप लोग को मन में आएगा तो याद रखिएगा। इसका जो अध्यक्ष है 23 दिसंबर 2024 को जो बने थे वी रामा सुब्रमण्यम। देखिए मैं लिखता इसका जो अध्यक्ष है वी रामा सुब्रमण्यम। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वी रामा सुब्रमण्यम है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड्स और याद रखिए 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स याद रखें, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखें 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा हुआ था। ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? बात ही करना चाहते हैं अभी इसका वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो याद रखिए ILO का जो निर्देशक है वह गिलबर्ट एफ होंगजी है। देखिए मैं लिख देता हूँ इसका जो मेन अभी महानिदेशक है, लिख देता हूँ मैं नाम, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो गिलबर्ट है, देखता हूँ मैं लिख देता हूँ गिलबर्ट एफ होंगजो है। गिलबर्ट एफ होंगजो है, ये आप लोग को ध्यान में, होंगबो है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या लिख रही है। भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले ने किया था। अगेन आई रिपीट, भारतीय दंड संहिता 1880 में 60 में अधिनियमित हुई थी का मसौदा तैयार करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले थे, ये आप लोग को याद रखेगा। और लॉर्ड मैकाले को भारत में दंड संहिता का जनक कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी किसे कहते हैं? लॉर्ड मैकाले को ही कहते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग जानते हैं, बंगाल विभाजन। लॉर्ड हार्डिंग क्या हो गया? तो बंगाल विभाजन को रद्द करना। लॉर्ड लिलिथगो का शासनकाल कब था? शायद लिलिथगो का 31 से था ना, 31 के बाद ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। लिलिथगो का शायद 40-46 के टाइम था, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग बताइएगा। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखें उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण नागर शैली के वास्तुकला में हुआ था। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए भारत में मंदिर कुल 3 श्रेणी में होते हैं। सबसे पहले एक होता है नागर शैली में। तो नागर शैली में जो उत्तर भारत में जो होते हैं, जितना आप लोग उत्तर भारत में देखते हैं सारे आप लोग का नागर शैली में होता है। और द्रविड़ शैली का जो होता है ना, दास से द्रविड़, दास से दक्षिण, तो दक्षिण में जो होता है आप लोग का वह द्रविड़ शैली के होते हैं। और जो मध्य भारत में होते हैं उसे बोलते हैं बेसर। बेसर क्या बोलते हैं? बेसर। बेसर शैली बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो मध्य भारत का। क्लियर है? चलिए भारत में नागर शैली में मंदिर कला की शुरुआत गुप्त काल में हुआ था। अब आ चुके हैं रीजनिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग बताइए 50 GK GS जो मैं बताऊँ, करंट अफेयर्स, साइंस, सारे क्वेश्चन का मिक्सिंग था। कैसा लगा आप लोग आगे बताइए कैसा लगा। मैं एक कंटिन्यू क्लास आप लोग को देता रहूँगा। क्लियर है? अब 35 आप लोग के बीच में मैथ्स बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देन आप लोग को लास्ट में रीजनिंग बताऊँगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का मैथ्स भी जानना इसमें ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं मैथ्स क्या है, उसके बाद आप लोग को मैं और भी बताऊँगा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, कुछ कुछ का ट्रिक मार दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग का माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोलता है, ये जो आप लोग का वर्ग अंतर यानी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया रहता है ना, देन आप लोग को CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? CF। तो ये 9 है, 9 और 16 जोड़ देंगे कितना होगा? 25। 25 और 24 को जोड़ देंगे कितना? 14। 14 और 15 को जोड़ देंगे 64 होगा। 64 और 4 को जोड़ेंगे तो 68 होगा। अब यहाँ से टोटल अगर n निकालेंगे तो 68 आएगा। फार्मूला का यूज करेंगे तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं n/2। तो n/2 68 का हाफ क्या हो गया? 34 हो गया। अब फ्रेंड्स याद रखें ये निकालने के बाद आप लोग को माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए केवल। ये जो आप लोग का 34 आया, तो 34 से कम देखेंगे किस में आ रहा, तो 34 से कम आप लोग का क्या आ रहा? 25 आ रहा। तो फ्रेंड इसका CF का वैल्यू कितना आ गया? 25। कैसे किए मैं आप लोग को बता दिया। अब देखिए एक होता है L निकालने के लिए। तो L निकालने के लिए क्या कीजिए, जो आप लोगों का यानी कि आप लोग का जो 25 नहीं यानी CF जिसमें लिए उसके अगला स्टेप का उसका शुरू वाला टर्म लिया क्या था? L था। तो L कितना आ गया? 40 आ गया। देखिए L आप लोग का कितना आ गया? 40 आ गया। देन आप लोग का H लिख गया, तो H दोनों का डिफरेंस लिख गया तो कितना? 20 है। और F निकालने के लिए F याद कर लिए जो 40 वाला में मेन है यानी 24 है, तो 24 लेंगे। इस टाइप से लिखिएगा। अब आप लोग को फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो माध्यिक का फार्मूला होता है देखिए L प्लस क्या लिखते हैं? L प्लस सबसे पहले लिखते हैं n/2 माइनस CF। L प्लस n/2 माइनस CF बाई क्या लिखते हैं? F इंटू H करते हैं। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। देन अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो वैल्यू आप लोग का आएगा 47.5 आएगा। क्लियर है? मैं केवल और केवल सॉल्यूशन कुछ कुछ बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
ये क्वेश्चन ईजी है, आप लोग बना लीजिए। देखिए कॉस 27 डिग्री का वैल्यू लिख रहा है पी बाई क्यू, तो कॉसिक 27 डिग्री माइनस कॉस 63 डिग्री वैल्यू आप लोग को इस टाइप से करना है। देखिए इस टाइप से मान लीजिए कॉस मान लेते हैं, यहाँ पे 27 लिख रहा, तो यहाँ पे 27 है, तो इसके सामने अगर आप लोग बताइए तो यहाँ पे कितना होगा 63 होगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों न्यूनकोण होता है। अब आप लोग को निकाल लीजिए ना, ये तो कॉस है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस आप लोग का ये हो गया, तो हाइपोटेनस क्यू हो गया। यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर है, अब इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा, तो कॉस 27 तो कॉसिक 27 है, तो कॉसिक 27 सबसे पहले कॉसिक फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाय क्या होता है परपेंडिकुलर, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो हाइपोटेनस क्यू है, परपेंडिकुलर का वैल्यू आप लोगों के सामने क्या आ गया, देखिए लिख देता हूँ क्यू स्क्वायर माइनस क्या लिखिएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। क्लियर है, देन माइनस कॉस 63 दिए, तो इसके अनुसार बेस क्या है, तो आप लोगों के सामने यही लिख रहा है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय इसके अकॉर्डिंग देखिए परपेंडिकुलर क्या था, तो हाइपोटेनस क्या था क्यू था। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के बीच में जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में लिखा ये जो लिख रहा कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है। फ्रेंड्स अगर आप लोग को 24 से बोल रहा तो देखिए एक ऐसा इसमें दो प्राइम नंबर लेना है यानी फैक्टर्स लेना है जिसका फैक्टर्स आप लोग का यानी एचसीएफ केवल एक आएगा। तो आप लोग देखिए तो 3 और 8 का लिखेगा, 3 और 8 का, यानी इसमें कौन सी संख्या जो 3 का टेबल में भी आता है 8 का टेबल में भी। तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग एक को ट्राई कीजिए, देखिए ये मान लीजिए देखिए 8 तो 10 1 11 1 12 12 3 15, सबसे पहले आप लोग का 3 का टेबल में भी आएगा और 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको भी डिवाइड करेंगे हम लोग कितना 4 8 यानी दोनों कर गया, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आप लोग का आंसर आ गया, पहला ही ऑप्शन आ गया। दोनों तरीका को याद रखिएगा। चलिए 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या जो है लिख दिया बड़े शहरों में प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 8% की दर से घटती जाती है, तो कस्बे का वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, इसको ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए आप लोग को क्या करना 8% का घटाना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 9487500 लिख रहा है। क्लियर है, और 8% घटाना है तो 1 माइनस 8/100 करेंगे, तो देन आप लोग सॉल्व किए ना तो 23/25 आ जाएगा। 23/25 को कितना 2 वर्ष लिख रहा था तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 23/25। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं ना तो 80 30 220 आ जाएगा, 80 30 220 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए स्वीटी और सुमन का वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था, तो स्वीटी का वर्तमान आयु क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता स्वीटी यही है और ये आप लोग का सुमन है, दोनों का 6 वर्ष पहले, तो पहले है तो माइनस कर देंगे कितना था ये तो 2:3 था। और आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना, तो यहाँ से सॉल्व किए तो 4 थे कितना आ गया 12x आ गया माइनस 6 थे कितना होता 18 बराबर 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया 6 दूनी 12 हो गया। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व किया तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 आ गया। आप लोग पूरा स्वीटी का वर्तमान उम्र क्या है, तो स्वीटी का 4x माना था ना, 4 को 3 से गुना किया 4 थे कितना हो गया 12 हो गया। तो ऑप्शन है क्या बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है, इसका परिमाप 120 है, तो पार्क का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले क्या करना देखिए इसका परिमाप 120 दे रहा, फार्मूला क्या होता है 2 × L + B, तो 3x और 2x क्या होता है 5x होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 120 बराबर 5 दूनी कितना हो गया 10x हो गया, ये 0 0 कैंसिल कर दें तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया होगा 12 आ गया। सबसे पहले x का वैल्यू 12 आ गया, देन अगर आप लोग लंबाई निकालेंगे तो 12 थे कितना हो गया 36 हो गया, ये 2 का करेंगे तो 24 हो गया। अब दोनों का गुना करेंगे यानी 36 को हम लोग 24 से गुना करेंगे, तो फ्रेंड्स याद है 36 को अगर आप लोग 24 से गुना करिएगा तो 864 आ जाएगा, कितना आएगा 864, तो राइट आंसर होगा 864। तो ऑप्शन है क्या बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब 51 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले 8 केजी मक्के को 68 रुपये किलो वाले मूल्य वाले 9 केजी मक्के के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रित मक्के का प्रति केजी औसत मूल्य क्या होगी। ये तो इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, काफ़ी इजी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले 51 को हम लोग 8 से गुना कर देंगे, देन 68 को किससे गुना करेंगे 68 को 9 से गुना कर देंगे, देन दोनों को सम कर देंगे 8 + 9। इसको सॉल्व करें 51 को 8 से गुना करेंगे तो 408 आएगा, देन 68 को 9 से गुना करेंगे तो 612 आएगा, और 8 9 कितना होता है 17। टोटल सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा 60 रुपीज़ आएगा, क्या आएगा 60। तो ऑप्शन है क्या बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोगों को सरलीकृत करना है, सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, देख लीजिएगा बन जाएगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए इसका क्वेश्चन के लिए मैं सॉल्यूशन देता हूँ काफ़ी अच्छा सा। देखिएगा सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जानिए, तो देखिए मैं लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी में लिखा गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है अंतः त्रिज्या, जिसे आर लिखते हैं, गुना अर्ध परिमाप बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ये फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आर इंटू एस होता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों के सामने लिखा 343 लिखेंगे, रेडियस तो अंतर रेडियस कितना दे रहा था, 7 दिख रहा था। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए परिमाप नहीं लिख रहा था, तो फ्रेंड्स अर्ध परिमाप को लिख देंगे, एस लिख देंगे। क्लियर है। आपका 7 का पावर में 343 जो आएगा 49 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे 49 बराबर कितना आ गया, एस आ गया। ये आप लोग का एस आया यानी सेमी पेरीमीटर आया। क्लियर है। आप लोग को निकालना था इसका परिमाप निकालना था। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को परिमाप निकालना था, तो पेरीमीटर जो होता ना इसका सेमीमीटर का दुगना होगा, तो यानी कि सेमीमीटर 49 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 49 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 98 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 98 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगेन आई रिपीट त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आर गुना एस होता है, आर गुना एस होता है, आर गुना एस होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी के रिगार्डिंग मैं बता दिया हूँ। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करके 10 इकाई कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगाएंगे। असली मसाले सच MDH यानी यहाँ पे MDH फार्मूले का यूज करना है। देखिए मैन कितना है, टोटल 25 है, डे कितना है, तो डे आप लोग का 8 था और एच कितना था, टाइम था 15 था। देन आप लोग को जो भी रहता उसे रिस्पेक्ट में करते डिवाइड। देन अगला तो एम कितना था, 12 व्यक्ति था, डी आप लोग को निकालना था, एच कितना था, तो 20 घंटा था और वो टोटल 12 व्यक्ति थे। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो टोटल देखिएगा तो 25 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड, 25 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं आप लोगों के बीच में, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एक वस्तु की, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है। इस वर्ष कीमत 120 रुपये से बढ़कर 140 रुपये हो गई है, तो बताइए कि अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। काफ़ी मोहब्बत से बनानी है आप लोगों को। क्या लिख रहा, एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है। इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 रुपये हो गया, तो आप लोगों को सबसे पहले देखना है 120 से क्या हो गया, 140 हो गया, तो अगले वर्ष प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी। कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष में बढ़ाना तो हम लोग देखिए 120 था, ये कितना बढ़ाना था 25%, तो हम लोग क्या करें 125 कर दें, बाई क्या करेंगे 100। यहाँ तक तो समझ में आ गया। यानी 2 वर्ष बाद का जो रेट होगा ना, टोटल इसको सॉल्व किया तो 150 रुपये हो गया। 2 वर्ष के बाद का हो गया 150 हो गया। अब देखिए 1 वर्ष बाद का वस्तु का कीमत, तो 1 वर्ष बाद का वस्तु का कीमत दिख रहा कितना, 140 दिख रहा। दोनों में डिफरेंस निकालेंगे कितना आ गया, 10 आ गया। देन कितने किसके रिस्पेक्ट 140 का, गेन क्या करेंगे 100 से डिवाइड गुना कर देंगे। टोटल सॉल्व किया तो 7.14% होगा, तो राइट आंसर होगा 7.14। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो आप लोग का 6 टाइम्स है ना, वो आप लोग का 4 का होता है। देन ये अगर आप लोग सॉल्व 15 का होता है। देन ये आप लोग का 28 का होता है। देन ये आप लोग का स्क्वायर रूट होता है 58 का होता है। टोटल सॉल्व किया तो 105 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ अर्जित किया। यदि बैग का अंकित मूल्य 1050 रुपये, तो उसका सीपी क्या होगा। कुछ नहीं करना, एक फार्मूला को याद करना है। देखिए आप लोग को फार्मूला मैं लिखवाया भी था, आप लोग लिख लीजिएगा। MP/CP = होता है 100 माइनस डिस्काउंट कर दिया। देन आप लोग को 100 प्लस प्रॉफिट करना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या लिख रहा। MP, तो सबसे पहले अगर MP का वैल्यू देखिए तो 1050 था, तो 1050 कर दिए। आप लोगों को CP निकालना था, CP रहने दिए। यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट करते, तो 100 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा, 90 आ गया। और 100 में से यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड करना है, तो 5 था, तो 105 आ गया। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ये 105 के पावर में 1005 10 बार में आ गया, तो 10 को 90 से गुना करेंगे कितना, 900 आएगा। तो राइट आंसर जो होगा आप लोग का इसका CP 900 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले का समान त्रिज्या की 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाना है, तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या कितनी होगी। इसे काफ़ी इजी से बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए टोटल कितना n का वैल्यू लिख रहा है 8, तो हम लोग 8 ले देंगे। जब भी n देता है ना, तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लिख रहे एक ठोस गोले को समान त्रिज्या, एक बड़ा था एक छोटा था, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मूल गोले का आयतन निकालते हैं। मूल गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यू। तो यहाँ पे देखिए r,
तो आर का वैल्यू दिया है क्या 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग 20 का वैल्यू 3 बार करेंगे तो 20 गुना 20 गुना 20 कर देंगे। क्लियर है। देन एक और का त्रिज्या निकालना तो छोटा का, तो छोटा वाला का लिख दें यहाँ पे 4/3 कर देंगे पाई। इसका आर नहीं पता तो आर क्यूब कर देंगे। ये कैंसिल हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए ना ये। तो देखिए 4 का पहाड़ में 8 2 बार में आता है, 4 का पहाड़ में 20 5 बार में आता है, फिर 2 का पहाड़ में 20 कितना बार में आएगा 10 बार में आएगा। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं 20 को 10 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 200 आएगा, 200 को 5 से गुना कीजिए तो 1000 आएगा। तो आप बताइए आर क्यूब का वैल्यू 1000 आ रहा। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए आर किसका वैल्यू, आर किसका क्यूब रूट होता है यानी 1000, तो 10 का होता। तो राइट आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए मैथ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब आ गया टफ, देखते हैं क्या लिख रहा। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 7 वर्ष बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपये है तो राशि की गणना करना। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है काफ़ी मोहब्बत से बना सकते हैं। टोटल सबसे पहले आप लोग देखिए साधारण ब्याज कितना है यानी सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा 27,600, तो हम यहाँ लिख देंगे 27,600 लिख देंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को पूरा क्लीन एंड क्लियर होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं एसआई का फॉर्मूला क्या था PRT, तो P का वैल्यू आप लोग को P नहीं पता, हम लोग क्या करें मान लें X मान लें। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन चलता है, पहला लिखा 3 वर्ष के अनुसार 4 को, तो 3 को 4 से गुना करें, यहाँ पे 12 आ गया, देन टाइम कर रहे हैं। फिर अगला 4 को 8%, तो 4 या ठीक कितना होता है 32 हो गया। देन अगला आप लोग को लिख रहा 7 वर्ष के बाद आप लोग को 12, सबसे पहले एक वर्ष में टोटल 12 महीना होता है। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, कितना लिख रहा था ना, टोटल कितना लिखा 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद बोल रहा ना, तो यहाँ पे देखिए ये 3 वर्ष हो गया था, ये आपका 4 हो गया, 4 7 कितना हो गया 7 वर्ष हो गया ना। तो टोटल क्या लिखा है 11 वर्ष की अवधि के लिए। तो 11 वर्ष की अवधि में फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग का 4 3 7 वर्ष ले लिया, तो कितना वर्ष बाकी रहा, तो ऑलरेडी आप लोग का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए 11 वर्ष का अवधि है। देखिए यहाँ पे टोटल 11 वर्ष की अवधि था ना, यहाँ पे 4 वर्ष ले लिया, यहाँ पे 3, तो 4 3 7 हो गया। तो 11 में से 7 को उठाएं तो क्या बचेगा 4 वर्ष, तो 4 वर्ष बच गया। आप लोग को 4 वर्ष को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन टोटल ओवरऑल क्या करेंगे 100 कर देंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग अगर एक्स का वैल्यू निकालते होंगे तो टोटल आ जाएगा, देखिए कितना आता है ये आप लोग को आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 30,000 रुपीज़ आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूँ। अगेन आई रिपीट, देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में टोटल आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा था 27,600, तो आगे सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है PRT। P आप लोगों को पता नहीं तो चलिए मान लें P मान लें RRT। तो देखिए आप लोग यहाँ देखिए टोटल कितना वर्ष था 11 वर्ष के लिए करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों को देखना होगा। देखिए आगे लिख दिए 27,600, P का वैल्यू हमको नहीं पता R, तो RRT। तो देखिए सबसे पहले 3 को 4 से गुना किए तो 3 चौक कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर है। देन 4 को 8 से गुना किया, 8 चौके 32 हो गया। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब देखिए लिख रहा ना 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद यहाँ पे टोटल कितना था 11 वर्ष की अवधि के लिए ना, तो 11 वर्ष में देखिए ये 3 कंप्लीट था, ये 4, तो 3 4 7 कंप्लीट हो गया। 11 में से आप लोग का 7 वर्ष कंप्लीट हो गया, तो क्या बचा था 4, तो 4 को 12 से गुना करें, 4 को 12 से गुना करें 48 आ गया, बाय क्या करेंगे 100। इसी को सॉल्व करने पे आप लोग का जो वैल्यू आएगा 30,000 आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। देखिए सारे क्वेश्चन को मैं समझा भी दे रहा हूँ। कौन सा सबसे छोटा अनुपात है फ्रेंड्स, अगर आप लोग डिवाइड कीजिएगा ना तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 आ जाएगा, और यानी 7 और 23 जो है ना ये सबसे छोटा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। एक सभा में 350 स्कॉट्स को दूध परोसा गया, उनमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया। यदि दाता ने 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा तो कितनी राशि खर्च की गई। देखिए इसको भी थोड़ा सा टॉप लेवल क्वेश्चन बोलेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखना चाहते हैं क्या दिया होगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसमें देखे होंगे आप लोग, सबसे पहले इसमें त्रिज्या दिया था, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रहा और हाइट दे रहा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। और जब भी इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन आता ना तो गिलास आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं आयतन, तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कुछ नहीं पता, तो 22/7 कर देंगे। आर का वैल्यू शायद 10 लिखा, तो 10 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर, एच का वैल्यू 15 था, तो पाई आर स्क्वायर हो गया बराबर। ये टोटल अगर आप लोग देखिएगा ना इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आप लोग का आ जाएगा 33,000,123 आ गया, 7 आ गया होगा। ये आप लोग का आ गया होगा इसका आयतन। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा है दूध की कुल मात्रा निकालना था, तो ये जो वैल्यू आया यानी कि 33 जो आप लोग का यहाँ पे 1 2 3 0 है 7, इसको कितने से गुना करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है 50 रुपये 350 रुपये प्रति लीटर, तो 350 से गुना कर स्कॉट था ये। अब
इसको लिख रहा था पर 50 रुपये पर लीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल अगर सॉल्यूशन कीजिएगा ना जो मैं किया हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है और शेष धनराशि का 60% खर्चने के बाद उसके पास 360 रुपये बच जाता था। मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी? फ्रेंड्स आराम से बनाइए। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि उसके पास कुल राशि कितना था, मान लीजिए कुछ नहीं पता था, एक्स मानता। क्लियर है। अब 25% खो लिए तो एक्स में से 0.25 घटा दें तो क्या बचेगा? 0.75 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए ये जो आप लोग को बच गया यानी 0.75x जो बच गया, इसका आप लोग को लिख रहा है वो 60% खर्च करने के बाद। 60% जब खर्च करे तो बचा कितना लिए? 40%। तो 40% बाद कितना बचा? 360 रुपये। अब बस सॉल्व कर लीजिए ना ये, तो देखिए एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1200 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1200। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। पी और क्यू एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उसकी चाल क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड है, यदि ट्रेन की लंबाई 1620 मीटर है, तो वह कितने समय बाद मिलेंगे? कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले आप लोग को ये ट्रैक जैसा, ठीक है, समय निकालना। तो समय पर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो देखिए टोटल दूरी अगर देखिए तो 1620 है। अब चाल विपरीत दिशा में जब भी है दोनों के चाल को सम करते हैं। 10 और 8 कितना होता है? 18 होता है। तो 18 कर देंगे। अब इससे क्या करेंगे फ्रेंड? 18 हो गया तो इसको डिवाइड करना 18 का पारा में इससे डिवाइड करें तो 90 आएगा। तो 90 सेकंड यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आ गया टफ क्वेश्चन। जब आ गया तो इससे भी ज़्यादा टफ हम है। देखते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC, यानी कि मान लीजिए कि ABC आप लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब लिख रहा है PQR भुजा। देखिए PQR जो है ना भुजा क्या लिख रहा है यार? देखिए भुजा AB, तो यहाँ पे P लिख देंगे, देन यहाँ पे हम लोग Q लिखेंगे। यहाँ पे Q के आप लोग का ये R है, इसमें एक मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से मिला देते एक त्रिभुज बन गया। यदि त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? फ्रेंड्स आप लोग को बोला त्रिभुज PQR का, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। देखिए आप लोगों का इसका एरिया निकालना, थोड़ा सा मैं गढ़ा कर देता हूँ। देखिएगा ये एरिया निकालना है। नहीं अरे देखिएगा ये आप लोगों का इसका एरिया निकालना। क्लियर? इसका यानी ये PQR का केवल एरिया निकालना। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जब एरिया निकालिएगा तो टोटल देखिए इसमें टोटल कितना ट्रायंगल था? देखिए एक पार्ट सारा, दो पार्ट सारा, तीन टैप सारा, ये चौथा। तो एक ही का पार्ट्स का भाग निकालना चाह रहे हैं ना, तो एक रंगा हुआ भाग था, तो एक कर देंगे। टोटल कितना था? 4 पार्ट्स था, तो 1/4 कर देंगे। देन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3 कर दिए बाय 4। ए यानी भुजा कितना था? 11 था, तो 11 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन फ्रेंड्स सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा, √3 आ गया। 4 को 4 से गुना करेंगे कितना आ गया? 16 आएगा। तो 121 √3/16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था। होपफुली आप लोग को भी मजा आ रहा होगा सीखने में मैथमेटिक्स, और GK GS पढ़े होंगे जो हमसे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है? यदि tan x बटा sec x का वैल्यू 1/2 है, तब sin x प्लस cos x का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं करना, इसमें आप लोग को वैल्यू पुट करना है। मैं तो बताना चाहता हूँ ना, आप लोग को पता होगा tan x बटा sec x, tan x बटा जो sec x होता है फार्मूला का सॉल्व भी कीजिए ना, तो ये sin x का वैल्यू होता है। तो sin x का वैल्यू लिख रहा है 1/2। देन फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं sin x है। अब देखिए sin कितना वैल्यू आप लोग के सामने 1/2 होता है, तो अल्टीमेटली sin 30 का वैल्यू होता है। sin कैंसिल कर दिए, तो अगर x का वैल्यू देखे होंगे 30 डिग्री आ रहा है। कितना रहा? 30। और हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आप लोग का x है वहाँ पे लोग 30 डिग्री पुट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला लिखा sin x, तो sin x यानी कि sin 30 का करेंगे तो 1/2 होता है वैल्यू। क्लियर है? फिर लिखा है cos x, तो cos x का वैल्यू होता है √3/2 होता है। अब इसका पूरा स्क्वायर करने के लिए आप लोग सॉल्व कर लिए, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 1 + √3 है, 1 + 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे। अगर इसको आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं, क्लियर है, तो अगर पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं, देखिए पहला आ रहा है 1 + √3 का स्क्वायर, तो इससे a + b का होल स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, √3 का स्क्वायर केवल 3 आएगा। देन यहाँ पे क्या है 2√3 आएगा, नीचे क्या था 2 का स्क्वायर किया 4 आ जाएगा। यहाँ से भी सॉल्व किया तो 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 + 2√3 बाई कितना लिख रहा है 4। यहाँ से अगर आप लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो आप लोग के सामने क्या बचा 2 + √3 बटा यहाँ 4 बचेगा, 4 4 काट दिए तो 2 + √3/2 हो गया। तो ऑप्शन है क्या 2 + √3/2? बिल्कुल शायद है आप लोग के बीच में 2 + √3/2, तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दें, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
22 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स देखिए इस टाइप से करेगा ना, आगे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 5 है और ये 6 है। अब खाली करा तो 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो 6 पचे कितना आ गया, 30 आ गया। तो राइट आंसर लिखिएगा 30 मिनट। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए मेरा तरीका क्या है। देखिए कौन सा ऐसा दो संख्या है जिसको जोड़ने पर एक आता है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए एक यहाँ पे मान ली 2 मान लिया और बी के यहाँ पे -1 मान लेते, तो दोनों को सॉल्व के एक आ गया ना। तो देखिए 1, ए के यहाँ पे क्या माने थे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। देन बी के यहाँ पे -1 माने तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस 2 किए, ए के यहाँ पे कितना माने थे 2 और बी के यहाँ पे -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो कट गया, यहाँ भी एक कट गया, तो केवल 1/4 बचेगा। अब 1/4 यानी कि ए के यहाँ पे आप लोग को 2 पुट करना और बी के यहाँ पे -1 पुट करना, जिसमें आप लोग का पुट करने पर 1/4 आता है, वही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। देखिए 1 ए के यहाँ पे क्या माने थे 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और फिर बी के यहाँ पे -1 माने तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1/4 आ गया ना। चलिए बाकी में देखिए सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये मेरा रूल के अकॉर्डिंग है। चलिए दो सकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर और यह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। दोनों वृत्तों के बीच की वलयाकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना, आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बोला दो सकेंद्रीय वृत्त है, तो दो सकेंद्रीय वृत्त मान लेंगे। देखिए ये दो सकेंद्रीय वृत्त हो ना, देखिए आप लोग को दो सकेंद्रीय वृत्त है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा आप लोग को। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो सकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा ना, बड़ा वृत्त आप लोग का ये था, इसके जीवा जो इसको टच करता था, ये जीवा हो गया 20 सेंटीमीटर है, क्लियर है। यह छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, तो छोटे वृत्त को स्पर्श, इसका केंद्र ये है, तो यहाँ से ये लेंगे तो परपेंडिकुलर होता है ये। तो फ्रेंड्स ये बताइए 20 था तो ये आप लोग का 10 हो गया, देन ये भी क्या होगा 10 हो गया। हम लोग यहाँ से एक रेडियस खींच देंगे, तो यहाँ से भी रेडियस खींच देंगे, तो पूरा दोनों वृत्तों के बीच वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ से इसका बड़ा आर हो गया और इसका आप लोग का छोटा आर था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका रेडियस निकालें, तो बड़ा आर का स्क्वायर माइनस देन छोटा आर स्क्वायर करेंगे बराबर, ये 10 था तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। इस टाइप से आप लोग को निकालना पड़ेगा, नहीं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 100 आ गया। अब दोनों वृत्तों के वलयाकार क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला होता है पाई इंटू दोनों का आर स्क्वायर का डिफरेंस, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए पाई है, पाई रहने दें, इसका वैल्यू 100 था, तो 100 पाई है, ऑप्शन में क्या बिल्कुल होगा, तो 100 पाई है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप मजा आ गया होगा आप लोगों को पढ़ने में। देखिए इस क्वेश्चन को भी काफ़ी मोहब्बत से सॉल्व किए होंगे। देखिए सबसे पहले x² + 1/x² का वैल्यू 83 लिख रहा है, हम लोग को इसमें माइनस के फॉर्म में लाना। देखिए आप लोग को क्वेश्चन क्या लिख रहा है, इसमें आप लोग को पता करना क्या पूछ रहा, तो माइनस के फॉर्म में लाना। तो आप लोग को देखिए x² + 1/x² लिख रहा ना, तो हम लोग इसको हम लोग जानने का प्रयास करें, 1 - 1x लिखेंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, आप लोग के जो 83 इसमें से हम लोग क्या करेंगे -2 करेंगे, इसका अंडर रूट करें, ये होता है रूल, इससे होता है। आई होप मैं बताया था आप लोग को। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 9 आ गया, यानी x - 1/x का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए आप लोग खुद से बता सकते हैं, x - 1x का वैल्यू अगर k है तो x³ माइनस, देखिए मैं लिख दूँ x³ - 1/x³ का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो आप लोग का k है अगर ये माइनस है तो यहाँ पे +3 कर दे, ये फार्मूला को अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड चलिए इसी को अप्लाई करते हैं। तो k का वैल्यू कितना है 9, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, +3 k का वैल्यू 9 था, तो यहाँ पे 729 + 27 जोड़िए तो 756 आएगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो आई थिंक आप लोग का ऑप्शन नंबर है 756 कितना में बी में, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक दुकानदार चीनी को 44.8 प्रति केजी की दर से बेचता है तो वह 12% लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा देखिए, क्या 12% लाभ करता है ना, तो 100 में 12 जोड़ देंगे, तो यानी 112% का जो वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 44.8 लिख रहा है, क्लियर है। तो हम लोग को लिख रहा है आप लोग का 5% लाभ के लिए, यानी 105% का वैल्यू निकालेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए ना, तो क्या करेंगे, देखिए 44.8 को गुना करेंगे 105 से, देन आप लोग को 112 से डिवाइड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग के सामने 42 रुपीज़ आएगा, कितना आएगा 42 रुपीज़ आएगा। और यहाँ पे आप लोग को लिख रहा है क्या, देखिए 4
1/5 का हिस्सा खराब होता है। तो जब 1/5 हिस्सा खराब होता है तो अच्छा हिस्सा कितना रहेगा, 4/5 हिस्सा। तो 4/5 kg का विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख रहा है 42 रुपये। क्लियर है। तो आप लोग को 1 kg का चाहिए, तो 1 kg का क्या करना है, 42 गुना 4/5, सॉरी इसको उलट देंगे ना ये, तो 42 गुना 5/4 करना है, 42 गुना 5/4। तो देन सॉल्व किया तो 52.50 आएगा, 52.50 इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 52.50। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। यदि 7200 रुपये पर 16% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9600 रुपये पर x% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, देखिएगा आप लोग को दोनों को इक्वल में करना है। देखिए आप लोग का पहला प्रिंसिपल कितना लिख रहा है, 7200 रुपये लिख रहा है। होपफुली आप लोग बना लिए होंगे अब तक। देखिए 7200 गुना 16 कर देंगे, देन आप लोग को 3 करना। क्लियर है। बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, कुछ नहीं करें 100 इक्वल टू क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल आई होप दे रहा कितना 9600 दे, तो 9600 लिख देंगे, फिर x लिखेंगे, देन आप लोग को 4 करना बाय 100 करना। इसमें अगर आप लोग x का वैल्यू सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 9% आएगा। कितना आएगा, 9%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए ये क्वेश्चन सबसे सस्ता क्वेश्चन आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कीजिएगा तो 23 आएगा आंसर। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। लिख रहा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज ABC तथा 13 सेंटीमीटर कर्ण और लंबों में से 12 सेंटीमीटर के लंबे क्या लिख रहा, लंब वाले समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 ट्रायंगल लिख रहा। देखिएगा एक ट्रायंगल आप लिख रहा 10 सेंटीमीटर 20 और 20 वाला, तो इसको अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज लिख रहा और ये आप लोग ABC त्रिभुज था। क्लियर है। और एक त्रिभुज आप लोग लिख रहा 13 सेंटीमीटर कर्ण है और 12 सेंटीमीटर क्या लंब है। तो देखिए 13 सेंटीमीटर कर्ण, आप लोग ध्यान से देखिए 13 सेंटीमीटर कर्ण है। क्लियर है। और 12 सेंटीमीटर लंब है, तो ऑलरेडी ट्रिपलेट यूज कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आप लोग का समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज है, तो और ये आप लोग का समकोण त्रिभुज है, तो दोनों के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं b/4 क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है b/4। तो इसमें तो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो एक काम कीजिए ना, इसको अगर आप लोग निकालते या फिर हीरोन्स का फार्मूला से निकालेगा ना, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 96.75 आ जाएगा। और इसका हाफ गुना बेस इंटू 12 पे 60 का था कितना होता है, 30 होता है। इसमें से केवल 30 को माइनस कर दीजिए तो टोटल कितना रहा 96 पॉइंट, इसमें से टोटल 66.75 आ जाएगा। तो 66.75 है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में लिख रहा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसमें अच्छा लगा बताने में हमको भी यार। देखते हैं क्या लिख रही है। अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्थल P से Q तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। क्लियर है। सिद्धार्थ स्थल Q पर पहले पहुंचता और तुरंत लौटता है और अक्षरा से स्थल R पर मिलता है, तो P से R की दूरी क्या होगी। कुछ नहीं करना, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दर से स्थल पर P से Q की ओर 72 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए 10 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले समय निकालेंगे। यानी कि सिद्धार्थ को 72 किलोमीटर तय करने में लगा समय, तो समय क्या था, दूरी बढ़ जाता, टोटल 72 था और चाल कितना था 10 था। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे टोटल कितना आएगा 7.2 आवर हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसी रफ्तार से आप लोग को अक्षरा को 7.2 घंटा में तय की गई तो दूरी पर क्या होता है आप लोग का, यानी 4 गुना समय कर दें, तो इसको अगर गुना कीजिएगा ना तो कितना आ गया 57.6 आएगा। तो शेष दूरी निकालेंगे तो 72 में से हम लोग क्या करेंगे 57.6 को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली 14.4 आएगा। आप लोग को मिलने का समय पूरा, तो यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितना है 14.4। अब बटा यहाँ क्या करें 8 + 10 करें, दोनों को इक्वल कर देंगे तो टोटल कीजिए तो 0.8 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे समय बोला तो हम लोग 8 को गुना किससे करेंगे तो 7.2 देन 0.8, तो सॉल्व किया तो 64 किलोमीटर आएगा। काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन इजी है, होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर कितना है। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं स्किप कर देता हूँ, आप लोग खुद से बताइएगा। ठीक है। देखिएगा ये सब क्वेश्चन इजी होते हैं, आप लोग खुद से बताइएगा, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ।
देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। 4% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितनी धनराशि 1116 रुपये हो जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला आप देखिए क्या लिखा, 4%, 4 और 6, 6 चौक कितना होता है 24 होता है। तो 24 में 100 जोड़ दीजिए, जब भी ऐसा तो 124%, तो 124% का वैल्यू कितना लिख रहा है 116 लिख रहा है। तो ऑलरेडी अगर आप लोग देखिएगा तो इसके टेबल में अगर ये जो आता है आप लोग का 9 टाइम्स आएगा, कितना टाइम्स आएगा 9 टाइम्स आएगा। तो मूलधन निकालिएगा तो 100 से गुना कर दीजिए ना, 100 को 9 से गुना करिए, कितना आएगा 900 रुपये है क्या, बिल्कुल। तो देखिए तो 1 सेकंड में बन गया, तो 900 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। बस ये था आप लोग का मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं आप लोग के सामने 50 अभी सबसे पहले जीके जीएस का बता दें, जिसपे करंट अफेयर का भी क्वेश्चन था। देन 35 आप लोग को मैथ्स का भी क्वेश्चन बताऊँ। अब आगे देखिए 11:35 हो रहा। अब देखिए आप लोग के बीच में यहाँ पे रीजनिंग का भी क्वेश्चन शायद आ गया। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को क्या करते हैं केवल आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आप लोग बना सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन होगा आप लोग टेक्स्ट बुक का सेट मारिए या फिर दीपक तीर्थयानी क्लास कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि ये आप लोग खुद जानते हैं किस टाइप से बनाना है। देख लीजिए किस टाइप से, ये केवल बना लीजिएगा देख के, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिससे आप अपना कंसेप्ट कहीं यूज कीजिएगा। ये मैं केवल और केवल दिखा देता हूँ ताकि आप लोग और भी बना लें। तो ये रहा आप लोग के सामने। होपफुली अगर आप लोग CBT 1 पास हैं तो आप लोग के लिए CBT 2 भी सेम हो जाएगा, यानी इजी ही रहेगा। तो ये देख लीजिए, अगर नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोग का रीजनिंग का भी क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रेट। थैंक यू सो मच। और आंसर भी आप लोग सामने देते। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। बाय। सागर कुमार, कसंडी, कोडमा, झारखंड। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को व्हाट्सअप में आप लोग को ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। देखिए हमारा नाम आप लोग जानते होंगे, ये हमारा नाम है फ्रेंड्स। और आप लोग को व्हाट्सअप नंबर चाहिए जहाँ से आप लोग को PDF मिल सके, तो आप लोग इस व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। देखिए 9852426772 इस नंबर पे कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो